अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या आप वो हैं जिनके स्पाउस उनको सुनते नहीं हैं और आपके पास दुनिया की हर आसाइश और नेमत है, बज़ाहिर सब बेहतरीन है, मगर शादी के इतने साल गुजरने के बाद भी कम्युनिकेशन जो है वो बराए नाम है। अक्सर बीवी का ये शिकवा होता है कि मैं जब इनसे बात करती हूँ वो फ़ोन में बिज़ी होते हैं, या तो जवाब मिलता ही नहीं है, और अगर एहसान करके वो जवाब दे दें तो वो बस हाँ होता है। जिससे मुझे यही महसूस होता है कि इनके लिए मैं एक बेवक़्त चीज़ हूँ, बस मैं जी रही हूँ इस बंदे के साथ। इससे बेहतर था कि मैं अकेली ही रह लेती, क्योंकि इनके साथ होते हुए भी तो यही फ़ील करती हूँ ना मैं। दूसरी तरफ शौहर का हाल, बीवी का जहरीला लहजा बेवक्त, बिना सिचुएशन को देखे हर वक्त शुरू रहने की आदत ने मुझे ऐसा बना दिया है। हर वक्त कभी फलां के शिकवे नाशुक्री की बातें, हर वक्त का रोना धोना। मेरे तो कान पक गए हैं भाई इस औरत की जली कटी सुनकर। मजाल है जो 2 मिनट मुझे सुकून से बैठने दे। 2 घड़ी सुकून के लिए आता हूँ घर में, आगे बेगम साहिबा की ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। बिना सब्र किए मेरे घर में एंटर होते ही ये शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है ना कि फिर मैं इस वक़्त को जो मुझे ये सब बातें सुनने में गुज़ारना है, उसको मैं मस्जिद में या ऑफ़िस में या फिर फ़ोन पे गुज़ार लूँ। बीवी: तो आप ही बता दें फिर मैं क्या करूँ? किसके आगे जाऊँ? किससे बात करूँ? सारा दिन तो आपका वैसे भी बाहर गुज़रता है, घर तो बस आप सिर्फ़ मुँह दिखाने आते हैं। तो ये रोज़मर्रा की जो नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन है, जो हस्बैंड वाइफ़ के दरमियान हो रही है, जिसको सॉल्व नहीं किया जा रहा, और स्पाउसेस जो हैं वो इसी घुटन के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। फिर बात करते हैं कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की। इस हवाले से भी हमें बहुत सारी एक्सट्रीम्स देखने को मिलती हैं। अ, शौहर जो है वो बहुत केयरिंग और लविंग है। वो एक्सपेक्ट करता है कि बीवी दिन भर हाल पूछे, जैसे ही वो काम से फ्री होता है फ़ौरन बीवी को कॉल या मैसेज करता है, मगर बीवी जो है वो ज़ीरो इंटरेस्ट शो कर रही है। शौहर सब्र से काम ले रहा है, अब बेबी हो गया है। शौहर बहुत बेचैन हो रहा है कि बीवी अच्छे से अब तो करेगी या अपने बच्चे से बात करवाएगी, मगर अब भी वही हाल है। फिर शौहर मजबूर होके तमाम हदें क्रॉस करने के बाद अब वो इतना तंग आ चुका है कि वो तलाक देना चाहता है। दूसरी तरफ बीवी फिर भी इस धमकी के बाद भी कोल्ड रवैया शो कर रही है। असल में बात ये है कि यहाँ जो औरत है, जो बीवी है, वो बहुत सारी कोई पुरानी बातें दिल में बिठाए बैठी है, दबाए बैठी है, कम्युनिकेट नहीं कर रही, और जबकि हस्बैंड चाहते हैं कि वो बात करे, मगर वो नहीं कर रही। तो रिश्ता जो है वो एक टूटने के दहाने पे है। द रीज़न इज़ बैड कम्युनिकेशन। अक्सर ऐसा होता है, अब दूसरी सिचुएशन को देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब दूर बैठे स्पाउस जो है वो मैसेज करते हैं, तो बीवी या हस्बैंड उस वक़्त दोनों डिफरेंट सिचुएशन में हो सकते हैं। उस वक़्त उनकी दिमागी हालत या सेहत या कोई जज़्बात उस वक़्त डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको वो मैसेज जो जो भी वो बात करना चाह रहे हैं, डिफरेंटली समझ आती है। तो उससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है डिस्टेंस रिलेशनशिप का। फिर एक बीवी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है और शौहर जो हैं वो उस मुल्क से बाहर हैं, बीवी दिन भर शौहर से कनेक्टेड है, हर बात हर चीज़ शेयर करती है, शौहर को पल पल की खबर देती है, शौहर के घर वालों की ज़ातों की जो रौदाद है वो सुनाती है। शौहर ये सब सुनकर बहुत थक चुका है वो, क्योंकि वो चाहता है कि बीवी से कोई अच्छी बातें सुने, क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद वो कुछ अच्छा सुनना चाहता है, वो कुछ पॉजिटिव सुनना चाहता है। लेकिन यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को समझने से कासिर है। शौहर जो है वो बीवी के हक में बहुत सारी चीज़ों में स्टैंड लेने वाला नहीं है, और बीवी शौहर की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और ये रिश्ता भी एज पे खड़ा है। सारा मसला कम्युनिकेशन गैप का है। बाज़ दफ़ा स्पाउसेस जो हैं वो लेट रिप्लाई करते हैं। ऐसा भी डिस्टेंस रिलेशनशिप में देखा गया है कि कभी लेट रिप्लाई हो जाए तो एक दूसरे के दिल में शक का बीज आ जाता है। फिर रोज़-रोज़ की तंज़ और लड़ाइयाँ, इनडायरेक्टली वो जो गुस्सा है उसको निकाला जा रहा होता है। अगेन द प्रॉब्लम इज़ पुअर कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन की डेफिनिशन है उसको, वो एक बहुत ही गलत डेफिनेशन है। उसका कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझा जाता है हमारे यहाँ, कि जिस वक़्त मुँह में जो भी बात आए, अगला किसी भी हाल में हो, बस अपनी बात को मुँह से निकालना है इन एनी वे,
जिस भी अंदाज में है, जिस भी लहजे में है, जो भी अल्फाज का चुनाव है, अगले की सिचुएशन जो भी है, बस सुनानी है। और फिर अगले का क्या रिएक्शन होता है, उसको भी बस जवाब देना है। ये नहीं देखना कि रिस्पेक्ट है, हिकमत है, कुछ है, नथिंग, बस सुनानी है। ये हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें कम्युनिकेशन की बेस्ट एग्जाम्पल्स दी, बेस्ट अमली मिसालें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मैसेंजर नहीं थे, बल्कि एक बेस्ट कैरेक्टर थे। जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो के साथ अपना पूरा चेहरा उस शख्स की तरफ, पूरा अपना रुख ही उस तरफ मोड़ लेते थे, उसको डीपली सुनते थे, उसको ये महसूस करवाते थे कि आपको पूरी तरह से देखा, सुना और समझा जा रहा है। यानी नेक्स्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू फील करवाते थे। और जब वो शख्स अपनी बात मुकम्मिल कर लेता तो उसके लिहाज से उसको जवाब दिया जाता था, हिकमत पर मबनी जवाब। हत्ता कि बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आते थे या फिर गुस्से की हालत में आते थे, तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया यही होता था। तो ये है असल कम्युनिकेशन की तारीफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि जब कोई बोल रहा हो तो उसकी तरफ देखना, उसको गौर से सुनना, उसको समझना, उसके खामोश होने पर उस शख्स की सिचुएशन, उसके उस वक्त के जज्बात के लिहाज से हिकमत भरा जवाब देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, वकुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, और मेरे बंदों से कह दें कि वो बात कहें जो अहसन हो, सिर्फ अच्छी बात नहीं की, अहसन बहुत ही अच्छी हो। इन्न शैतान यंज़उ बैनहुम, क्योंकि शैतान आपस में फसाद दिलवाता है। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो शैतान तो हमेशा ये कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ये सबसे फेवरेट काम है मियाँ बीवी में फूट डलवाना, तो हमें खुद को शैतानी असरात से बचाना है और जो सही कम्युनिकेशन की मिसालें हमें सीरत से मिलती हैं उनको अपनाना है। अब मैं डॉक्टर साहबा से चाहूँगी कि वो हमें बताएं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का असल मतलब क्या है, सही डेफिनेशन क्या है, फिर उसको कैसे सीखा जाए और उसको कैसे अप्लाई किया जाए। अब कुछ ऐसे स्पाउसेस हैं जो अपने रिश्ते को तबाही के दहाने पे ला चुके हैं, एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं। इस कदर उनकी कम्युनिकेशन ख़राब हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि दोबारा कुछ जुड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग कैसे रिश्ता बचाएं? तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न्यू कपल्स हैं और वो स्टार्ट में तो बहुत शर्माते हैं और शुरू में बहुत एक दूसरे की चीज़ों को बेयर कर रहे होते हैं, सब्र के साथ चलते हैं, दिल में कुछ चीज़ें स्टार्ट में बिठा लेते हैं। तो इनको आप क्या नसीहत करेंगी कि आगाज़ से ही कैसे एक अच्छी कम्युनिकेशन को रखा जाए और एक रिश्ते को एक बेहतरीन तौर पे मोल्ड किया जाए? जी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें इस सीरीज़ में 8 टॉपिक्स मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह। पहला टॉपिक हमें जो सबसे पहले समझना है जब हम बात करते हैं कपल थेरेपी की, कपल्स को आपस में किस चीज़ के ऊपर काम करना है, उनको अपने पूरे बैकग्राउंड को देखना है, उनको अपना अटैचमेंट स्टाइल देखना है, उनको ये देखना है कि हम अपने एंड से किस बैगेज को लेकर आ रहे हैं। दूसरा स्टेप था जिसमें हमने इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, अपने जज्बात पे सही तरह से काबू पाना है और ये दोनों को काम करना होगा। अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर एक के ऊपर लोड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब हम तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं और तीसरा स्टेप ये है कि अब हमने देखना है कि आपस की कम्युनिकेशन कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे मसले हैं। कम्युनिकेशन का ना हमने तरीका ये सोचा है, नहीं, जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर लूँ, या मैं कोई जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा दिल क्या चाहता है, मेरे दिमाग में क्या है, बस मैं चलो अच्छे से अल्फाज में स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस में किसी तक पहुंचा दूं। ये कम्युनिकेशन नहीं होती। जब हम कपल्स की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस अंदाज से कनेक्ट होना आपस में, हमारे दिल जुड़े हुए हों। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो
चोटें भी लगती रहती हैं, दिल भी टूटते रहते हैं, तो हमें ये पता हो कि हमने इन चोटों पे मरहम कैसे एक दूसरे के लिए रखना है। हमें ये अंदाज़ा हो, ये तरीका हमें आता हो कि हमने वो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का गैप है, जिसको आजकल हम कहते हैं जी कंपैटिबिलिटी चैलेंज है, उसमें एक ब्रिज कैसे बनाना है, ताकि इज्जत और एहतराम के दायरे में रहते हुए शौहर बीवी को समझे और बीवी शौहर को समझ पाए, और हम अपने आप को भी एक्सप्रेस करें और अपने स्पाउस को भी मौका दें कि वो भी अपनी बात को सही अंदाज में एक्सप्रेस कर सके। ये काफी बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि हस्बैंड नहीं बात समझते, और ऐसे भी होता है कि खवातीन परेशान रहती हैं, और इस वजह से खवातीन बहुत परेशान रहती हैं, और फिर ऐसे भी होता है कि शौहर परेशान है कि बीवी को मेरी बात ही नहीं समझ आती। सो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स की कहीं पे भी बात करें तो वहां पे एक जो टैग लाइन बोली जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, उसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। दिस इज मोर देन हियरिंग वर्ड्स, यानी ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल होता है जिससे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई बात भी लगे कि अपने स्पाउस को समझानी नहीं आ रही, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं फॉर ग्रोथ। हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ग्रो करना शुरू कर दे। तो इसमें क्या है, जब भी हमने बात करनी होती है आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए। जब भी हम बात करें तो हमने जो भी कहना है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरह हमें ये तरीका आना चाहिए कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। दो तरह के सवाल होते हैं ना, या हाँ बोलो या ना बोलो। और ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि जिसमें आप कहते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। फिर ये कि पार्टनर्स के अंदर ये एक हुनर हो कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को भड़काने की बजाय उसको ठंडा करना सीखें, और एम्पैथी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जब भी शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा होता है तो शैतान वहां पे जिस तरह के वसवसे डालता है और जहां पे उसको उचक के लेकर जाता है उनको, वो आप देखिए इन्हीं के बरक्स जो सिचुएशन है, यानी जज्बात को भड़का देगा, फिर ये कि गुस्सा आ जाएगा, फिर बात नहीं समझ आएगी, फिर दोनों कहेंगे कि इसको मेरी बात नहीं समझ आती और ही और शी डजंट अंडरस्टैंड मी। तो ये जो सिनेरियो बन जाता है, जब तक कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग ना हो उनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो जो रियल लाइफ इश्यूज होते हैं हमारे, इनको समझना और ये देखना कि हमसे कौन से गलत स्टेप्स हम उठा लेते हैं जिसकी वजह से खराबी की तरफ हम चले जाते हैं। और हमें मसला ये होता है कि जब कोई बात हो रही होती है ना, और मुझे लगे कि मेरे मिजाज के खिलाफ किसी ने बात की है, तो मैं ये नहीं करती कि ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से वो बात सुन लूं। मैं सोच रही होती हूँ, अच्छा इसने मुझे ये बोला, मेरी अना को ना फौरन ठेस लग जाती है, फौरन मुझे कुछ अंदर से कुछ होना शुरू हो जाता है, एक बेचैनी की कैफियत होती है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, और मैं कोई ना कोई ऐसा जुमला बोल देती हूँ, ऐसी बात कर देती हूँ जो कि एक वो समझे आपने स्टेप मिस कर दिया सीढ़ियां चढ़ते उतरते, और आप धड़म करके अब नीचे की तरफ आ रहे हैं और गिर गए। तो हम क्या कर रहे होते हैं अपने दिमाग में ना, इन्हें ऊपर से बात सुन रहे हैं, अगर हम बड़े कंपोज भी बैठे हुए अपने स्पाउस की बात सुन के, लेकिन हमारे दिमाग में एक पूरा एक फिल्म चल रही होती है जिसमें हम अपनी इंटरप्रिटेशन पे हैं। अगर इसने मुझे ये बोला तो इससे इसका ये मतलब था, अगर इसने ये बात की तो शायद ये मुझे ये बताना चाह रहा था या चाह रही थी। और साथ ही हम रीबटल के बारे में सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसने मुझे ये बोला तो मैं अब इसको करारा सा जवाब कैसे दूं, या मैं कैसे अपनी बात जो है उस पे जमा रहूं या जमी रहूं। तो आप देखें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्टिव लिसनिंग कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल, जिससे हम अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम काफी परेशानी में रहते हैं। तो जो सुन्नत का तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से किसी की बात सुनते थे, तो आराम से बात सुन लें। हर वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, हर वक्त आपको सोल्यूशन देना भी नहीं है। जहाँ पे वाकई को जरूरत होगी आप वो सोल्यूशन दे देंगे, वो बात कर लेंगे और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उससे जिंदगी जो है वो काफी आसान हो जाती है, जिसको हमने मुश्किल बनाया हुआ है। मैं देखती हूँ कि जब मैं कोचिंग कर रही होती हूँ कपल्स के साथ, या इवन खवातीन जब ज्यादा आती हैं
और जब वो कोई बहुत ही मुश्किल और गंभीर सिचुएशन बताती हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ, अच्छा इसके लिए ये जुमला अगर आप बोलें और देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको डाइजेस्ट नहीं होता। वो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता ये मैं बोल सकती हूँ। और वो सिंपल सा जुमला होता है किसी भी मामले में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिसमें वो जुमले ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि ना तो किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो और ना ही किसी के ऊपर चोट लगे, लेकिन बात जो है उसको क्लियर किया जा सके। तो मैं ये चाहूंगी कि आप सब एक्टिव लिस्टिंग के बारे में बहुत पढ़ा करें कि ये कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो कम्युनिकेशन में हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो होना चाहिए, जिस पे हमें काम करना चाहिए, वो है कि हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करें तो हम असर्टिव हो, हमें असर्टिवनेस आती हो। प्रॉब्लम हमारी एक्चुअली बचपन से शुरू हो जाती है ना। हमेशा हमें बताया गया कि ताबेदार औलाद वो होती है जो कभी बोलती नहीं है। बाकी मतलब मैं समझती हूँ कि ताबेदार औलाद वो है जो कि बोलती है और बहुत प्यारा बोलती है, अच्छा बोलती है और वालिदैन की इज्जत करती है और साथ अपने मसाइल को वो हल भी करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने शुरू से बच्चे को एक शट अप कॉल दे दी और उसको कभी बोलने का मौका नहीं दिया, कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। अब वो बच्चा जवान हुआ तो हमने उसको नाफरमान बोल दिया। वहां पे भी अब बच्चे ने कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखा। अब जब उसकी शादी हुई तो जाहिर है वो जो उसने एक बैगेज अपने साथ खुद से क्रिएट किया हुआ है कि कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए। यानी एक होता है ना कि किसी ने फॉर्मल तरीके से कोई प्रोग्रामिंग सीखी, कोई कोई भी काम सीखा, और एक होता है उसने क्वैकरी से कुछ काम करना सीखा। तो वो क्वैकरी के साथ जब हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो वहां पर हम बहुत ही ज्यादा मसाइल जो हैं एक दूसरे के लिए क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो असर्टिवनेस क्या होती है? जिसमें आप इस तरीके से बात करते हैं कि आप अपनी जो ज़रूरियात हैं, आपकी जो नीड है, उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं जिसमें आपके रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करता है, उसमें बैलेंस रहता है और उसमें एक दूसरे की इज्जत का जो है वो लिहाज किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो जब वो समझते हैं कि हम असर्टिव हैं, वो असर्टिव नहीं होते, वो बल्कि एग्रेसिव होते हैं और वो बुलडोज कर रहे होते हैं दूसरे लोगों की फीलिंग्स को। और कहीं ना कहीं वो ऐसे मुकाबले पे आ जाते हैं, हेड ऑन कोलिजन पे आ जाते हैं। या ये कि वो जब अपनी कोई आइडियाज और आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, अपनी बाउंड्री की बात करते हैं, तो बिल्कुल दूसरे के लिए कंसिडरेट नहीं होते हैं। इस सिलसिले में पूछ रही है कि जी कोई बुक्स जो मैं रिकमेंड कर सकूं। देखिए, इतनी बुक्स है मार्केट में, जो भी आप बुक उठाएंगे, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जो नॉलेज है ना, हमारा दीन क्या कहता है, इल्मन नाफियन। अगर आप कुरान स्टूडेंट हैं, कुरान की सही समझ रखते हैं, कुरान को आपने कवर टू कवर तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाते हैं जनरल किस्म की जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे है या कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप उठा लेते हैं, तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। आप बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं। आपके मसाइल जो है ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको लगती है कि दीन के मिजाज के खिलाफ है, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और जो स्किल बिल्डिंग का तरीका आपको लगता है कि वो उनमें ऐसा दिया हुआ है जो हमारे दीन के मिजाज पे है, दीन के मुताबिक है, तो उन बातों को आप इल्मन नाफिन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे असर्टिवनेस जो है उसमें क्या होता है कि हम एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करते हैं। समझे आप किसी ऐसी जगह पे आए हैं जो बहुत ह्यूज किस्म का बड़ा सा लॉन है या खुला एरिया, ग्रीन किस्म का वास्ट किस्म का एक लैंडस्केप है, जहां पर आप आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों पार्टनर्स जो हैं वो फर्म भी हैं, अपनी बात को समझते भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, जो उनकी सोचें हैं, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है और उनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपना अटैचमेंट स्टाइल और जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है उसके बारे में वो जानते हैं। उन्होंने ये क्लैरिटी से अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनके जज्बात कैसे हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस कैसी हैं, कौन सा काम उनसे किया जाता है, कौन सा काम करने में वो घबराते हैं या नहीं कर पाते हैं। और फिर वो इस सारे पैकेज के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से जो सच्चाई है उसको सच्चाई के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है, ब्लंट नहीं होता कि किसी को वो कत्ल करने पे आ जाएं अपने अल्फाज के जरिए। और फिर वो आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, बजाय इसके कि किसी को ब्लेम करें कि क्योंकि आपने ये किया और तुमने ये किया, इस वजह से ये मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं रिलेशनशिप में।
सो आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि आप किसी एग्रीमेंट के बिल्कुल डिसएग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, कोई इख्तिलाफ होना शुरू हो गया है। तो बजाय इसके कि 2 बिहेवियर्स आप दें, एक बिहेवियर यूजुअली क्या होता है, हमें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है और हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वक़्ती तौर पे तो ज़ाहिर है अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन इतनी बुरी है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं और आपको लगता है कि इस वक़्त अगर आप बोलेंगे तो बहुत कोई ज़्यादती वाली बात होगी, तो बेस्ट तो यही होता है कि उस वक़्त वक़्ती तौर पे आप ज़रूर खामोश हो जाएँ। लेकिन इसको हम कहते हैं ना इमोशनल एग्ज़िट, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उस टॉपिक पे हम बात ही ना करें। हम अब दिनों घुटते रहें, नाराज़ रहें, कोल्ड बिहेवियर देते रहें। और दूसरा जो इसका ऑपोजिट होता है वो है कि हम उसी वक़्त चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। तो ये जो हैं ये डिसएग्रीमेंट को बढ़ा देंगे। ये समझें कि वहाँ पे ऑलरेडी आग लगी हुई है या चिंगारियाँ हैं, तो चिंगारियों को आपने तेल डाल दिया, वो और ज़्यादा भड़कना शुरू हो जाएँगी। बेसिकली हमें तरीके सीखने होते हैं कि हम कैसे बहुत कामली, बहुत अच्छे अंदाज़ में अपने स्पाउस की बात सुनें, दिल बड़ा कर लें अपना उस वक़्त। और फिर देखें कि मैंने इज़्ज़त भी देनी है और इज़्ज़त लेनी भी है, और उस वक़्त गुफ्तगू करने का कौन-सा तरीका होगा जो मैंने इख्तियार करना है। अभी तो मैं आपको जैसे जेनेरिक ना इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आपने क्या-क्या करना है, ये हेडिंग्स आपके सामने हों, लेकिन हर सिनेरियो में आपको डिफरेंट तरीके से उस कम्युनिकेशन की जो टेक्नीक है उसको इस्तेमाल करना होता है। तो पहली होगी एक्टिव लिसनिंग, दूसरा काम आपने करना है कि आपको असर्टिव होना आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप असर्टिव नहीं है या पैसिव है या अग्रेसिव हैं, तो असर्टिवनेस के जितने ट्रेड्स गूगल करें, आपको ढेर सारी वो लिस्ट मिल जाएगी कि जी इंसान जो असर्टिव होता है वो क्या करता है, किस तरह से मामलात करता है। आप वो लिस्ट अपने सामने रखें और अपने मामलात में से एक-एक चीज़ को पिक करना शुरू कर दें। यानी हर से 2 से 3 हफ्ते का एक टारगेट रख लें कि मैंने अब इस क्वालिटी को जो असर्टिवनेस में उसको प्रैक्टिस करना है। और जो आपको सबसे आसान लगती है पहले उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें, और आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आपके मामलात में ना बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और एंड तक ये कि फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सी बातें और ज़्यादा मज़ीद आपके लिए क्लियर होती जाएँगी। तीसरा काम जो आपने करना है वो है ये जो पावर ऑफ आई स्टेटमेंट है ना, इसको अंडरस्टैंड करना है। आई स्टेटमेंट क्या होता है? इसके लिए कहा जाता है कि ये एक रोशनी की तरह है जो अंधेरे में, यानी आपने किसी टॉर्च को, लाइट को पकड़ा हुआ है और जब आप कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे कोई भी आंधी तूफान अगर आ रहा है उससे अपने आप को बचाते हुए आपने एक जगह ठहर जाना है जहाँ पे बड़ा सुकून हो, जहाँ पे आपके लिए आसानी हो, जहाँ पे आपको कोई तंग ना कर सके। और इसके लिए क्या है कि आप इसमें फिर किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे होते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें आप अपनी बात को क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से करते हैं, और उसमें आप अपनी बात को वैसे ही बताते हैं जैसा आप महसूस कर रहे हैं। तो आई स्टेटमेंट जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन हमने ये बात नहीं सीखी हुई, हम अक्सर यही बात करते हैं तुमने ये किया, उसने ये किया, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, फलां शख्स ऐसा है। तो हमने ये नहीं सीखा कि हम अपनी बात कैसे करेंगे कि मुझे ये महसूस हो रहा है या मेरी अपनी फीलिंग्स जो है इसके बारे में क्या है। तो इसको आई स्टेटमेंट को सही तरह स्ट्रक्चर करना आना चाहिए कि हमने अपनी फीलिंग्स की भी बात करनी है, फिर हमने वहाँ पे कोई जो स्पेसिफिक बिहेवियर है वो भी बताना है, और उसके असरात भी अपने पर बताने हैं। तो अगर आप एक जुमला लिख लें अपने पास, आई फील डैश, यहाँ पे आप अपना कोई इमोशन बताएंगे, फिर आप कहीं व्हेन डैश, कोई भी जो खास बिहेवियर है उसके ऊपर आप बात करेंगे, और आप फिर लिखें आगे बिकॉज, इस वजह से डैश, अब आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। मसलन अगर मुझे लगा कि मेरे शौहर लेट थे या उन्होंने वो कोई काम कर रहे थे और मैंने आकर उनसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि आप खाना खाएंगे, और उन्होंने एकदम गुस्सा कर दिया, एकदम चीख पड़े, तो मैं बाद में जाकर उनसे कहूंगी कि मैं बहुत हर्ट हुई, आई फेल्ट हर्ट व्हेन, जब मैंने देखा कि मैं आपको खाने के लिए कहने आई हूँ और मैंने महसूस किया कि उस वक्त आप गुस्से में थे, बिकॉज मैं तो बहुत खुशी खुशी आपको खाने के लिए बुला रही थी, आज तो मैंने आपकी पसंद की एक चीज जो थी वो बनाई हुई थी। तब आप देखिए कि जब हम ये वाली बात करते हैं और इस तरीके से करते हैं तो दूसरा इंसान जो है ना, एक तो हम ओनरशिप लेते हैं कि ये मेरी फीलिंग है। कभी कभी दूसरा इंसान कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा था, वो दरअसल मेरा जो कोई क्लाइंट था या बॉस था वो मुझे इरिटेट कर रहा था, और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जल्दी में था कि तुम्हें कैसे कहूँ कि अभी मैंने नहीं खाना, थोड़ी देर वेट कर लो। यानी दूसरा इंसान भी फिर अपनी एक जायज किस्म की जो भी एक होता है ना सिनेरियो और सिचुएशन, उसको एक्सप्लेन करता है, और हम भी अपनी फीलिंग्स को बहुत ओपनली अच्छे तरीके से बता सकते हैं।
तो हमें क्या करना होता है कि जब हम ये आई स्टेटमेंट देते हैं, उसमें ना इन अभी आप समझें कि टीम वर्क, इमीडिएटली टीम वर्क जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी बात ना दूसरे को समझ आ गई है, क्योंकि दूसरे इंसान को भी लगता है कि आपने कोई उनको ब्लेम नहीं किया कि जी आपकी वजह से हुआ है। तो इसीलिए इसकी ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक डेली लॉग बना लें जिसमें आप वो देखें जहां पर आप इमोशनली ट्रिगर्ड हुए हैं ना अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ, और फिर वहां पे आप इसी तरह से ये जुमला जो है इसको लिखना शुरू कर दें कि आई फील, जो भी जज्बा है, व्हेन, जो भी खास बिहेवियर हुआ है, बिकॉज, क्योंकि क्या रीजन था जिसकी वजह से मुझे वो महसूस हुआ। उससे क्या हो जाएगा कि जब आप ये लॉग बनाएंगे, डेली एक डायरी पे लिखते जाएंगे, जब जब आपको कोई मुसीबत या मुश्किल महसूस हुई अपने रिलेशनशिप में, तो आपकी ना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। आपको ये पता चलता जाएगा कि मेरे इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कैसे हैं। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आपने अपने आप को बताना है कि मुझे ना यू से आई पे आना है। मैंने ये नहीं करना कि आप ऐसे करते हैं मेरे साथ, तुम ऐसे करती हो, हम उस पर तो फिर ब्लेम दे रहे हैं, हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इमोशन नहीं ले रहे, ये हमें जरूर लेनी होती है। तो वहां पे क्या है, अब हम फिर एक थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो आपने एम्पैथी लेकर आनी है, और एम्पैथी आप कैसे करते हैं कि आप मे बी रोल प्ले कर लें, या ये कि अगर आप आपस में रोल प्ले नहीं कर सकते, किसी और के साथ आप कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ कि अच्छा ये सिचुएशन है और मैंने अपने स्पाउस से बात करनी है, तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हमारा झगड़ा ना हो, तो देखो उसको कैसे हम कर सकते हैं। या आप डायलॉग की शक्ल में एक स्किट लिख दें। मैं कभी कभी अपने जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको ऐसे ही करवाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अच्छा आप मुझे एक जुमला बताएं, आप लिखें कि मैं ना ये कहना चाह रही हूँ, ये लिखें, और फिर अपने आप से पूछें कि इसमें ये जुमला जब मैं बोलूंगी तो मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे। आगे से वो फौरन बताती है मेरे हस्बैंड ये बोलेंगे। मैं कहती हूँ अच्छा अब इस पे आपके जज्बात क्या होंगे। मुझे गुस्सा आएगा, मुझे बुरा लगेगा, इसलिए तो मैं बात नहीं करना चाहती डॉक्टर कंवल। तो मैं कहती हूँ अब आप लिखें इस जुमले के लिए आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वाला जुमला क्या लाएंगी जिसमें आई स्टेटमेंट आपकी होगी। तो इस तरह जब मैं उनको डायलॉग्स लिखवाती रहती हूँ या उनके साथ कोई रोल प्ले करती हूँ, तो वो सिचुएशन ही पूरी बदल जाती है और वो कहती हैं हे ये तो इतना आसान काम है जो मैंने सोचा ही नहीं था। तो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन अंदर लेकर आनी कि मैं इस स्टेटमेंट को जब प्रैक्टिस करूंगी आई स्टेटमेंट को, तो उससे कैसे सारे डायनामिक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम अपने स्पाउस को भी ये सिखा सकते हैं कि अच्छा मैंने आई स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा या सुना और मैं सोची थी कि हम दोनों को मिलकर इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इम्पैक्ट जो होता है ना आई स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छा होता है किसी भी लिसनर के ऊपर। उसकी वो जो डिफेंस वॉल है ना वो बिल्कुल गिर जाती है, और इसी तरह से वो बात भी सुनना चाहता है, गुफ्तगू में एंगेज भी होना चाहता है, और वो भी फिर ना मोहतात हो जाता है कि मैंने आगे से कोई गलत बात नहीं बोलनी। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं। पहले जो है वो ब्लेम करता है, दूसरा इंसान डिफेंसिव हो जाता है, और उसके बाद जब वो डिफेंसिव होके कोई एक्सप्लेनेशन देता है, गुस्से का इजहार करता है, तो जो जिसने बात शुरू की होती है अब वो डिफेंसिव होकर उस चीज के साथ उलझ जाता है, और फिर दोनों उलझे रहते हैं। और फिर ये कि आपस में उनका इतना रुझाव हो जाता है कि रिलेशनशिप में डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें पाथ टू ऑथेंटिसिटी लेकर आनी है कि रिलेशनशिप में एक एम्पैथी आई, खैर ख्वाही का जज्बा है। ये नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को कहते रहे, वाइफ हस्बैंड को कहते रहे कि जी आपका मसला है और आपका मसला है, और उसकी वजह से देखें ये जो सिचुएशन है ये ठीक नहीं हो रही। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, ये तो जैसे आम कन्वर्सेशन है ना उसमें हमने इन चीजों को प्रैक्टिस करना है। हमारा मसला यहाँ तक नहीं होता, हम वो जो कहते हैं ना वो जो जुमला बोला जाता है कि जी जहां बर्तन होंगे वो बजेंगे। नहीं जी नहीं, हम बजते नहीं है, हम तो धमाके करते हैं। इतना बजते हैं कि मौके ढूंढते हैं एक दूसरे को बजाने के लिए कि हम क्या करें। तो बहुत डिफिकल्ट हमारी कन्वर्सेशन अब होती हैं। कभी कभी जब मैं कपल से डील करती हूँ और मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। यानी कुछ तो कपल्स के चैलेंजेस है ना जो ऐसे हैं कि वाकई दे साउंड जस्टिफाइड, उनमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं। लेकिन अब हमारे सामने ऐसे कपल्स आना शुरू हो गए हैं जो इतनी पेटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि 3-4 साल के बच्चे ने जैसे कैंडी पे और टॉय पे लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल वो सिनेरियो क्रिएट हुआ होता है और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, और इन्हीं बातों पे, छोटी छोटी पेटी बातों पे नौबत तलाक तक पहुंच जाती है।
तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाएँ और उसमें दोनों को प्रॉपर्ली एजुकेट करें, दोनों को प्रॉपर्ली सिखाया जाए। ना सिर्फ़ ये कि नॉर्मल हेल्दी कन्वर्सेशन कैसे होती है, बल्कि ये भी सीखा जाए कि जो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस होती हैं, वो कैसे की जाती हैं। क्योंकि देखिए डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हमें हर जगह करनी पड़ती है। यही नहीं कि इस बात पे हम कहें हाय अल्लाह शादी तो कितना अज़ाब है, इतना कुछ सीखना पड़ेगा शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, मेरा ख़्याल है मैं शादी ही ना करूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप शादी नहीं भी करते, फिर भी ये वाले स्किल्स जो आपको हर जगह अप्लाई करने पड़ेंगे और आपने अगर सीखे होते हैं शादी से पहले तो वो आपका वो एक ऐड ऑन होता है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देता है। तो जो गुफ्तगू अच्छी होती है ना, वो एक समझें कि एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह होती है जहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरह से वहाँ खाद डाली हुई है, ज़मीन को आपने बहुत रिच रखा हुआ है, वहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी प्लांट्स की होती है और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी से आप वहाँ पे उसको उस लैंड को जो है ना ज़रख़ेज़ ही बनाते रहते हैं। तो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होता है ना, अपने आप को एंकर करना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप साहिल समुंदर पे खड़े हुए हैं, अगर आप बाहर खड़े हैं और थोड़ी वेव्स आ रही हैं, आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं अच्छा थोड़ा-सा आगे जाना है पानी में ना, तो घुटनों तक जाना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि वहाँ पे फिर अपने पाँव को जमाते हैं, कदम जमाते हैं थोड़े से कि ये ना हो कि पानी की अगर स्ट्रॉन्ग लहर आए तो मुझे बहा के ले जाए। तो इसमें क्या होता है कि हमने अपने आप को जमाना होता है थोड़ा-सा और उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो जब भी हमें कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी है, उसमें अपने आप को एंकर करने के लिए अपने आप से चंद सवाल बार-बार पूछने होते हैं। जैसे आप अपने आप से पूछा करें कि मेरा मकसद क्या है इस बात को करने का? इस ये बात करने से कोई फ़ायदा होगा? ये बात करने से फ़ायदा होगा, मेरा रिलेशनशिप ग्रो करेगा, जो बात मेरे दिल में अटकी हुई है या मेरे स्पाउस के दिल-दिमाग में है, वो क्लैरिफ़ाई हो जाएगी। फिर आपने साथ ही सोचना है कि मेरे स्पाउस का पर्सपेक्टिव क्या है और उनकी फीलिंग्स क्या हैं और मुझे अगर ये बात करनी है तो इस तरीके से करनी है कि हमारे दरमियान एम्पैथी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो। फिर देखिए आपने अपने नर्व्स को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेना है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा काम कर लेना है, ढेरों ढेर इस्तिग़फ़ार पढ़नी है, दरूद शरीफ की तस्बीहात पढ़नी है, सदका देना है और आपने नफ़ल पढ़ने हैं, आपने डीप ब्रीथिंग करनी है क्योंकि आपने जितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाना होता है, उतना ज़्यादा आपको काम होना चाहिए। आप ये समझें कि आप वो जो है ना जो डिफ्यूज़ करने वाला जो स्क्वाड है, आप उसकी मेंबर हैं। और आपने वो बॉम्ब जो है ना वो टिक 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 कर रहा है और आपने कुछ वायर्स है उनमें से किसी एक खास वायर को काटना है तो समझे कि उस वक्त आप जितने पैनिक में जाएंगे वो काम आपसे नहीं हो सकेगा और जितना आप पुरसुकून होकर वो उस कन्वर्सेशन में उस काम को करने की कोशिश करेंगे वो आपसे बेहतरीन हो जाएगा। तो फिर हम कैसे ये कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन जो है वो करेंगे? जब भी हमने कोई बहुत ही मुश्किल बात करनी होती है जिसमें हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि इससे कोई झगड़ा बन सकता है, मेरे स्पाउस को बुरा लग सकता है, ये बात उनके मिज़ाज के खिलाफ है लेकिन ये करनी बहुत ज़रूरी है, ये फैमिली के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ना बहुत ही पीसफुल जगह पे बैठना है जहाँ हम दोनों कंफर्टेबल हों। यानी आप देखिए अगर मुझे पता है अभी कोई मुझे किचन में बुला रहा है, हस्बैंड कह रहा है अभी मेरा फ़ोन आ रहा है, कभी बच्चे बीच में बोल रहे हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन ही नहीं प्रॉपर्ली हो पा रही। मैं कई दफ़ा जब ख़वातीन मुझे आके कुछ ऐसी बात बताती हैं कि मैं ऐसी कन्वर्सेशन अपने हस्बैंड से करना चाहती हूँ और वो कहती हैं कि मैं तो चले आपसे सीख रही हूँ क्योंकि अक्सर मर्द हज़रात तो सीखना भी नहीं चाहते। तो वो कहती हैं कि क्योंकि मेरे हस्बैंड सीख भी नहीं रहे हैं, तो वो अवॉइड करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक पे बात ना करें और वो बल्कि क्या करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा, अच्छा देख लेंगे ना, बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैं कैसे बात करूँ? क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उनको कहती हूँ ऐसे करें उनको कहीं बाहर ले जाएँ कि चलिए कॉफ़ी पीने चलते हैं, चाय पीते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, वॉक पे चलते हैं। कोई भी ऐसा जो पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पे आप आराम से बैठ के कुछ एंजॉय कर सकते हैं और मज़े का जो खाना है वो खाएं उस वक्त जो है वो आप डिफिकल्ट कन्वर्सेशन की आपने पूरी प्रैक्टिस की हो वहाँ पे आप बात करें। तो खैर आपने एक पीसफुल सिटिंग रख ली। अब आप क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप बताते हैं कि मेरे लिए रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है और मैं इस रिलेशनशिप में अपनी भी ग्रोथ चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की भी ग्रोथ हो। फिर आप वही आई स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और जो चैलेंज आप देख रही हैं उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन आपने बहुत ख्याल रखना है कि बिल्कुल ब्लेम आपके स्पाउस के ऊपर ना जाए और जो भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं
वो ऐसे लगे कि इट इज सेंटर्ड इन अंडरस्टैंडिंग, कि आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़े। ज़ाहिर है जब आप बात करेंगे तो आपके स्पाउस ने भी उसके जवाब में कुछ ना कुछ कहना है, तो आपने वहाँ पे अब एक्टिव लिस्टिंग को ले आना है। आपने वहाँ पे आराम से बैठ के बिल्कुल नहीं टोकना। आपने अपने माइंड में रखना है आधा घंटा बोल लें, 40 मिनट्स बोल लें, मैंने इनको आराम से बात करने देनी है। उस टाइम पे आपने उनकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करना, सर हिलाना है। आपने कहना हाँ मुझे समझ आ रही है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल गौर से सुन रही हूँ, और अपने दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं करनी कि जी मैं ये बोलूँगी, फिर मैं ये बात करूँगी, फिर मैं इस तरह से इस चीज़ को लेके चलूँगी। और जब आप बहुत सब्र और इस्तकामत के साथ वहाँ बैठेंगी, आराम से बात सुनेंगी, फिर आपके पास बहुत चॉइस होती है कि आप क्या करें। कभी-कभी आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा, आपका स्पाउस सॉल्यूशन माँगेगा, आप एक हेल्दी सॉल्यूशन दे देंगे। कभी-कभी आपको लगेगा कि आपके स्पाउस जो हैं वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे या बहुत ही और डिफ़िकल्ट बात कर रहे हैं, तो आप बस सुन लें और आप कहें कि आपने बहुत अच्छी बात की, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपकी बात सुनी, और मैं इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करूँगी, आप भी इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें, और हम इसको दोबारा कभी कुछ दिनों के बाद दोबारा इसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। बस वहाँ पे आप उस कन्वर्सेशन को क्लोज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस होती हैं, उसमें कम से कम आपको 7-8 दफ़ा इस तरह बात करनी होती है, और जहाँ पे लगे कि या तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप स्टक हो रहे हैं, या फिर किसी एक पार्टनर को कोई गुस्सा आ गया, कोई अपसेट हो गया, तो यू हैव टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन। जो हमारा एक एटीट्यूड है ना, देयर एंड देन फौरन मसला हल हो जाए, फौरन अभी, यानी मुझे कई दफा कोई फोन कर देगा, और इतनी वो कॉल्स पे कॉल्स, और पता क्या चलेगा जी 10 साल से मसला है, लेकिन इतनी इमरजेंसी है, फौरन मिलें और फौरन हम इस मसले को हल करें। नहीं, इस तरह नहीं होता। आपको बड़े ठंडे दिल और दिमाग से ऐसे जो चैलेंजिंग होते हैं ना मसले, उनको हल करना होता है। फिर ये कि बाद में आप फॉलो अप करते हैं वो उस डिफिकल्ट कन्वर्सेशन का, और जिसमें आप दोबारा से, आपका टारगेट ये होता है कि हमने इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं है कि जी अच्छा जी अगर उन्होंने बात सुन ली तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, या मैं तो उसको फारिग कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम फौरन से 2+2 की कैलकुलेशन करें और रिश्तों को ख़त्म करने की तरफ जाएं। हमें रिश्तों को जोड़ने की तरफ जाना होता है। हमारा पहले हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उनको हम सक आउट करें, वहाँ से निकाल बाहर करें। तो फिर क्या है, आप दोबारा रिविज़िट करते हैं उस कन्वर्सेशन को, आप दोबारा से उस पे बात करते हैं, आप दोनों एक-दूसरे को ये महसूस करवाएँ कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई। फिर आप देखते हैं कि अच्छा हम गोल क्या सेट करें, हम क्या करना चाह रहे हैं? यानी दोनों एक-दूसरे के साथ इस तरह से पूछें कि ऑब्जेक्टिव क्या है स सारी बात का, और फिर आप देखें कि जी किस बात पे दोनों एग्रीड हैं और किस बात पे दोनों एग्रीड नहीं है, या वन ऑफ द पार्टी इज़ नॉट एग्रीड। और फिर आप देखते हैं कि कोई एक्शनेबल स्टेप्स क्या हो सकते हैं। और पता है बहुत सी सिचुएशन में ऐसे भी होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर कोई अड़ा हुआ है कि हाँ, ये नहीं करना, मसलन आपने कोई जो बात बताई है उसके 10 स्टेप्स हैं, उनमें से वो 5 के लिए राजी हो जाते हैं, आप भी राजी हो जाए 5 के लिए। जब आप उन 5 को लेके चलते हैं तो दूसरे का भी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है, उनके जो फियर्स हैं वो एड्रेस हो जाते हैं, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, उनके अंदर ये सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आती है कि जी मेरी बीवी ने मेरी बात सुनी, देखिए मेरे शौहर ने मेरा कितना एहसास किया। तो दूसरा इंसान कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, दूसरा इंसान फिर एनकरेज भी करता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भई 10 आउट ऑफ 10 ही लेना है मैंने, हर स्टेप जो मैं जैसे बता रही हूँ उसको वैसे ही फॉलो करना है, तो फिर क्या होता है कि मुश्किलात इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंसान परेशानी के एक वो जो एक साइकिल है ना, उसमें चला जाता है। मैं टिपिकल सी मिसाल दूँगी, ख़वातीन के साथ बहुत होता है। यानी यंग बच्ची है, अभी वो अपनी पढ़ाई को परस्यू कर रही थी, और उस दौरान उसकी शादी हो जाती है। अब शादी हो गई है उसकी, और अब शादी जब हुई है तो तब घर वालों ने कहा कि जी इसको ज़रूर आप पढ़वाइएगा। क्योंकि लड़की चाह रही थी कि मैं अपना बैचलर्स अपनी तालीम जो है मुकम्मल कर लूँ। अब उस टाइम पे सब इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी के चैलेंजेस को तो कभी किसी ने देखा नहीं होता, वो कह देते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन शादी के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है। ये नहीं कि उन्होंने झूठ बोला होता है, लेकिन अब लड़की को समझ आती है कि अम्मा अब्बा को तो हम हर वक़्त उँगलियों पे नचा लेते हैं ना, कि ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, और वो हर वक़्त हमारे लिए हाज़िर होते हैं। लेकिन ससुराल में बहुत सारे और डायनामिक्स हैं जिसके मुताबिक मुझे बहुत केयरफुली बात करनी है कि भई मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर घर में आके भी काम करने हैं।
अब अगर लगता है कि मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव है, मैं बहुत स्किलफुल हूँ, फिर तो आप असर्टिव तरीके से आई आई स्टेटमेंट के साथ बात करके उनको कन्विंस कर सकते हैं। डिफिकल्ट कन्वर्सेशन के तरीके से बातचीत करके उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जी मैं भी अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहती हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और आप नहीं कर पा रहे, ये सिनेरियो ऐसा है, तो आप प्लान बी पे चले जाते हैं। प्लान बी क्या होगा कि आप उनसे कहते हैं कि अच्छा मैं कोई ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि वो भी वर्केबल नहीं होगा, कोई घर में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है, प्लान सी पे चले जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को अपने हॉल्ट कर देते हैं, लेकिन आप वैसे बुक्स पढ़ते रहते हैं, टॉक सुनते रहते हैं, यानी ग्रोथ माइंडसेट तो अपना बंद ना करें। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने ग्रोथ माइंडसेट को बिल्कुल बंद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इसके ऊपर जो है इंसान परेशान ही रहता है, उसको नहीं समझ आती कि मैंने कैसे इसको लेके चलना है। तो स्टेप वाइज़ जो है ना, हमने कामों को करना होता है, बातों को लेके चलना होता है ताकि मसले मसाइल जो है उनको हल किया जाए। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और उससे हमें फ़ायदा भी बहुत होता है। इसमें एक जो चीज़ है वो है अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं आपस में हँसी-मज़ाक कर सकते हैं और वो ऐसा हँसी-मज़ाक हो जो कि रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट ना करे। क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि इतने गंदे लतीफ़े और इतनी ऐसी जोक्स, ऐसी मीम्स, ऐसे रील्स, ऐसे शॉर्ट्स हैं जो उस रिलेशनशिप के तकद्दुस को ही पामाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि ऐसी बातें की जा रही हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बुरी हैं। यानी यू फील ऑफेंडेड। अगर फ़र्ज़ करें, देखें एक सिनेरियो देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे बातें कर रहे हैं और उनमें से कोई एक ने कहका लगाया। हाँ, 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 हाँ। तो समझें, चले मैं हस्बैंड से बात करती हूँ, हस्बैंड ने कहका लगाया तो वाइफ ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ, ज़रा जोक पढ़ना या सुनना। उसने सुना तो ज़ाहिर है वो वाइफ की किसी एक एंगल पे चोट लग रही थी, तो बीवी को तो बहुत गुस्सा आया और बीवी ने कहा अच्छा मेरे पास भी एक है, मेरी फ्रेंड ने भेजा था, मैं भी आपको भेजती हूँ, और उसने वो भेज दिया। अच्छा, अब शौहर क्या करेगा? वो डिफेंसिव हो जाएगा। शौहर कहेगा भई मैं तो तुमसे वैसे ही शेयर कर रहा था। तो बीवी बहुत दाँत चबा-चबा के कहेगी जी मैं भी आपसे वैसे ही शेयर कर रही थी। और अब क्या हुआ? अब उनके आपस में बजाए इसके कि वो जो उन्होंने कुछ देखा था उसके मुताबिक सोचें कि हमने अगर ये चीज़ ऐसी है जो ऑफेंड करने वाली है तो हम ना करते, या ये कि सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या ये कि ठीक है हमने एक जोक पे बात की बट आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट यू डू। हम एक दूसरे की तारीफ करने के बजाय उसी पे लड़ाई झगड़ा डाल देते हैं और वहां से मसले मसाइल कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना कम्युनिकेशन में, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि कपल्स जो हैं वो ये रिकग्नाइज करें और अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पर दूसरे स्पाउस की मैं उस टेरिटरी में चला जाऊंगा हंसी मजाक करते हुए, लतीफा बताते हुए, जो अच्छी नहीं होगी। मैं वैसे एक बात आपको कहती हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर होना और बात है। जैसे एक होता है मजाक और एक होता है मजाक। अगर आप पढ़ें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से जो ऐसे लाइटर एलिमेंट्स थे, उसमें मजाक नहीं था, उसमें मजाक था। मज़ाक जो होता है ना वो किसी और को हिट नहीं करता, जाके किसी और को तंग नहीं करता, लेकिन मज़ाक उड़ाना जो होता है व्हेन यू आर लाफिंग विद और लाफिंग एट, इसका जो फ़र्क है वो समझें। तो लाफिंग एट है ना वो अच्छा नहीं होता। तो लेकिन हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों के साथ या अपने स्पाउस के साथ हँसी मज़ाक कर सकें, छेड़ा-छाड़ी कर सकें। जैसे देखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या कह रहे हैं कि मुझे समझ आ जाती है जब आप मुझसे नाराज होती हैं। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे समझ आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब आप मुझसे खुश होती हैं और हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है तो आप कहती हैं बाय द रब ऑफ मोहम्मद, और लेकिन जब आप मुझसे नाराज होती हैं तो फिर आप कहती हैं बाय द रब ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अब आप देखें कि ये जो सिनेरियो है, देखिए बात का तरीका कैसा है कि कन्वे भी हो गया और उन्होंने कन्वे किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से प्यार से एक्नॉलेज किया कि मुझे भी समझ आ जाती है कि जब आप नाराज होती हैं। ये नहीं है कि महीनों, हफ्तों और महीनों आपका एक कोल्ड बिहेवियर चल रहा है जिस पे दूसरा परेशान है कि भी मसला क्या है, कौन सी बात को इसने माइंड कर लिया है, और वहां पे मैं क्या करूं, किस तरीके से इस चीज को ठीक करूं। तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये शेयर्ड होना चाहिए, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस पे बात कर सकें। और अगेन अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट वो अपनी जगह जो है ना वो कायम रहनी चाहिए। और आप देखिए कि कभी कभी जब अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना तो वो डिफिकल्ट मोमेंट्स को भी लाइटर मोमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है।
और उसमें एकदम किसी को हंसी आ जाती है, कहते नहीं आपने मेरे से मजाक किया, अब आप नहीं, अब आप पहले मुझे गुस्सा आया था, अब आप मुझे हंसाने की कोशिश करें, हस्बैंड कुछ कह देते हैं इस तरह से। लेकिन अब तो वो देखिए कि हम अपनी स्क्रीन्स पे मुस्कुरा देंगे, दोस्तों के साथ कह के लगा लेंगे, लेकिन अब स्पाउसेस जब आपस में इकट्ठे बैठे होते हैं तो ऐसे लगता है कि उनमें मीलों का फासला आ चुका हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई फासला है भी तो थोड़ी देर में बोरियत होती थी, फिर वो बातचीत शुरू कर देते थे। लेकिन अब हमें डोपामीन के लिए एक इतना अच्छा साथी मिल गया फोन की शक्ल में और इंस्टा अकाउंट की शक्ल में, जिसमें या टिकटॉक की शक्ल में, कि हम उन्हीं में इतने बिजी हैं और उसमें बल्कि हम बहुत सारी चीजें देख देख के एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते रहते हैं। या ये कि अगर हम एक दूसरे के सोशल मीडिया पे हैं तो अपने उधर उस पर स्टोरीज में लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्पाउस ने इनको पढ़ लेने और उसको समझ आ जाए कि हमारा इस वक्त माइंडसेट क्या है। यहाँ पे हमें ना ये भी देखना है कि अनहेल्दी कम्युनिकेशन के जो पैटर्न्स हैं वो क्या होते हैं और उनको भी हमने समझना है, क्योंकि अगर वो हमारे होंगे तो फिर हमारा रिलेशनशिप थ्राइव नहीं कर सकेगा और उससे हमें अपने आप को बचाना है। बहुत कॉमन क्या है, क्रिटिसाइज कर देना एक दूसरे को, इसी तरह डिफेंसिव हो जाना, यानी आपको कोई बता रहा है कि ये चीज ठीक नहीं, तो बजाय इसके कि आपके हाँ हाँ अच्छा चलो ठीक है मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, नहीं आपने उस पर कहानियां निकाली हो तो इस वजह से नहीं है क्योंकि तुमने ये किया था, आपका ये मसला था, इसकी वजह से ये हुआ था। फिर ये कि सार्केज्म, मजाक उड़ाना, टॉन्ट करना, फिर स्टोन वॉलिंग करना कि बिल्कुल बातचीत ही ना करना, तो समझ ही नहीं आती फिर उस मसले को हल कैसे किया जाएगा अगर आप बात नहीं करेंगे। तो हमने इन पैटर्न्स को पहले अंडरस्टैंड भी करना है कि ये अनहेल्दी कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, और फिर हमारे पास वो स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए जिसके जरिए हम इन पैटर्न्स को तोड़ेंगे। जैसे हमने बहुत माइंडफुल रहना है जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं, और अगर हमें लगता है कि कोई लूज बात ऐसी हो जाती है जिसपे कोई झगड़े हो रहे हैं, तो बहुत कॉन्शियस होकर हम उस रिलेशनशिप में रहें। हमें अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी बात ऐसी है जिसपे मेरा ही मूड खराब हो जाता है। यानी बहुत दफा ऐसे होता है कि आप अपने स्पाउस से बात करना चाह रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात, आप बड़े खुशी खुशी आए बात करने के लिए, उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी, यानी उन्होंने बस आराम से बोली, उनको नहीं पता था कि आप कोई और बात या बहुत अच्छी बात करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी फिर कोई फरमाइश है, आपका मूड खराब हो गया और वो आपके लिए ट्रिगर बन गया। उन्होंने कहा भाई मैं तो तुमसे वैसे ही पूछा था, आपके मैं तो आपसे पूछने आ रही थी, मैंने तो ये इतने मजे की चीज बनाई थी और मैं आपको इतनी मजे की एक बात सुनाने के लिए आ रही थी, और आप तो बैठे इसलिए हुए हैं कि जी मेरे आप मुझ में नुक्स निकालते रहते हैं। तो फिर क्या है, जाहिर है फिर मसले मसाइल दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें पॉज और रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए कि जहां भी हमें लगे कि कोई बैड कम्युनिकेशन पैटर्न मेरी तरफ से या मेरे स्पाउस की तरफ से आ गया, वहां पे हम फुल स्टॉप लगा दें और वही बार बार नजर में अपने डायलॉग्स को देखें कि उसमें आई स्टेटमेंट आ रही है या यू स्टेटमेंट आ रही है। अब हमने अगर देखा कि बहुत सारे हमारे कम्युनिकेशन में अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, तो हमने हेल्दी पैटर्न्स को लेकर आना है और वो जो हेल्दी पैटर्न्स हैं उनकी आदत बनानी है। तो उसमें क्या है, एक्टिव लिसनिंग है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, इकट्ठे बैठ के हमने गोल सेटिंग करनी है। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं चेक इन्स। चेक इन्स क्या है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए बैठकर एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की बात करें, अपनी नीड्स की बात करें, और उसमें फिर आप क्या करें कि अपने अंदर थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, कमिटमेंट लेकर आएं। अपने आप को बताएं कि मैंने अपने स्पाउस को सपोर्ट करना है कि इसके क्या ड्रीम्स हैं और ये क्या करना चाहता है या करना चाहती है, और अगर ये हलाल काम है तो व्हाई नॉट, मुझे क्यों इसको पीछे करना है, क्यों उसको लेट डाउन करना है किसी भी तरह से। इसी तरह आप देखिए कि कम्युनिकेशन में ना जब हस्बैंड वाइफ क्योंकि इतने क्लोज रिश्ते में होते हैं, कभी कभी कुछ चीजें आपके लिए इतनी ड्रेनिंग हो जाती हैं कि आपको थोड़ी सी ना स्पेस चाहिए होती है। आजकल आप सुनते भी हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आई नीड माई पर्सनल स्पेस, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में। तो ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम थोड़ी देर के लिए खामोश रहते हैं, थोड़ा सॉलिट्यूड में जाते हैं, हम अपने आप को, हम चाह रहे होते हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम कर लूं और मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं कि मेरे स्पाउस की क्या नीड्स हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। यानी आप देखेंगे कि कुछ लोग खामोशी से थोड़ा सा पीछे हटते हैं, अपने आप को संभालते हैं और रिलेशनशिप में दोबारा आते हैं और बहुत शानदार तरीके से उस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को ऊपर लेकर जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो फिर कोल्डनेस की तरफ जाते हैं। वो कोल्डनेस ठीक नहीं होती, लेकिन अगर आप खामोश रहते हैं, जैसे आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खामोश हो जाते थे ऐसे मामलात में, मस्जिद में चले गए, फिर हम गार हिरा का देखते हैं, वहां जाके गौर व फिक्र करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो आपको बॉदर कर रही होती है वो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कई दफा आपकी अपनी जात के कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आप जैसे कोई अपना पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं, गोल ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं, अल्लाह को राजी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। इन सारे मामलात में अगर आप थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं अपने लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। और कुछ कपल्स में ऐसे होता है कि हम अपने स्पाउस को स्पेस वो देते ही नहीं है, और उस मामले में हम बड़े वो हम क्या चाहते हैं। मैंने ये 2 जुमले अब बहुत ज्यादा सुनना शुरू किए हैं कि कोई भी अगर हमारे दरमियान बातचीत हो रही है ना, उसको ओपन नहीं छोड़ना, उसको क्लोजर देना है और ट्रांसपेरेंट रहना है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि हमने इतनी सी भी यानी 0.0001% की भी जो थॉट है ना या कोई मामला है ना वो छुपाना नहीं है, वो बता के ही छोड़ना है। और जाहिर है दूसरे को पता होता है कि अगर मैंने ये बात बताई तो इससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, तुमने अगर फलां को बताई मुझे ना बताई तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। तो देखिए हस्बैंड वाइफ भी ना एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, वो हेल्दी नहीं होता। इवन जैसे कई दफा पेरेंट्स जब मुझे आके कहते हैं कि हम तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं मतलब उनके साथ फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने हमें फलां बात नहीं बताई, तो नहीं होते। हर शख्स हर चीज के लिए हर वक्त ट्रांसपेरेंट नहीं होता। यहाँ पे वो कह रही है व्हाट अबाउट मनी मैटर्स। अब मनी मैटर्स में भी देखिए जो चीजें तो जरूरी हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन कभी कभार लेट्स से हेल्दी तरीके से और जायज तरीके से अगर उन्होंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया और वो अभी फैमिली में नहीं बताना चाह रहे और आपको सही तरीके से सब कुछ दे रहे हैं तो दैट्स ओके। या ये कि खातून हैं वो कमा रही हैं और वो अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाह रही कि मेरी इतनी पे है या मैं इस पे से कुछ सेविंग अपने पास रख रही हूँ, तो दैट्स ओके। लेकिन ये जरूर देखना होता है कि जो चीज हम ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे किसी स्टेज पे अगर मेरे स्पाउस को पता चले तो उससे हमारे डायनामिक्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे हाँ ठीक है तुम्हारी चीज थी तुमने संभाल के रखी हुई थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो दैट्स ओके, तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा मसला बन सकता है तो फिर जाहिर है हमें एक दूसरे को बताना चाहिए, या हमारे ऊपर वो असर बहुत ज्यादा डाल सकता है, यानी उससे हमारे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो ये केस टू केस वेरी करता है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ ये जो ओवर ट्रांसपेरेंट किस्म का माइंड सेट हमने बनाया हुआ है ना, तो इसको हमने जरूर मैनेज करना है कि ये इतना इतना अच्छा नहीं होता। इसको हमने एक जायज लिमिट्स में लेकर आना है कि वो ठीक है हम एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें अगर नहीं भी शेयर हुई और आपको बाद में पता चली हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको आप इतना बड़ा इशू ना बनाएं। मैंने जैसे कोचिंग मेरा में भी देखा है, फर्ज करें कि एक स्पाउस ने ना कोई बात सोची हुई थी और उसने अपने वाइफ या हस्बैंड से नहीं की और सेशन में आकर मेरे सामने की, तो अब वो दूसरा जो वो नाराज हो जाता है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि इसने आपके सामने ये बात की। अब कई दफा कोई कहता है कि जी मेरे दिमाग में भी आया, या कोई कहता है कि जी मुझे लग रहा था अगर हम आपस में बात करेंगे तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, दैट इज व्हाई आई थॉट के मैं हम जो है इसके ऊपर बातचीत आपके सामने करें। तो इस चीज को हमें जो है ना अच्छी तरह से देखना चाहिए। दूसरा ये हर चीज के लिए कहना इसका क्लोजर नहीं हुआ, इसका क्लोजर नहीं हुआ। कुछ बातें जो होती है वो फौरन उसका क्लोजर नहीं हो सकता, वो क्लोजर की तरफ नहीं जा सकती। तो अगर फौरन कोई क्लोजर की तरफ नहीं जा रही तो उसको थोड़ी सी ओपन एंडेड स्पेस दे दें और टाइम दें कि देखें कि वो कब क्लोजर की तरफ जा सकती है और कब हम उसके ऊपर कोई बातचीत फर्दर जो है वो कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस को बता सकते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे ये जो एक सेंसिटिव हमारा टॉपिक है इसको क्लोजर चाहिए, बट टेक योर टाइम। मतलब इसमें हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो आप बता रहे हैं कि भाई आई एम नॉट हैप्पी अगर अनलेस हम इसको क्लोज करें, लेकिन मैं पीछे भी नहीं पड़ रही किसी मामले में। इसी तरह से अपने स्पाउस की वो जो स्पेस है उसको रिस्पेक्ट देना ना। कभी कभी अगर वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा वॉक पे अकेला जाना चाह रहा हूँ, दैट्स ओके, ठीक है आप जरूर जाएं। या ये कि मैं थोड़ी देर के लिए अकेली बैठ के कुछ एक एक्टिविटी करना चाह रही, जरूर करें। यानी वो कभी कभार होती है जिस जो आपके लिए ना कंफर्टेबल एक वो एज देती है। आपको लगता है कि अगर आपके स्पाउस को थोड़ी सी स्पेस मिली है तो उससे आपकी गुफ्तगू आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होगी है। कुछ लोग होते हैं जिनका ना को डिपेंडेंट स्टाइल होता है, वो अपने स्पाउस की जान नहीं छोड़ते, वो उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, उससे भी बड़ा सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है उस रिलेशनशिप में।
फिर हमने ये देखना है कि जब बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स होते हैं तो तब हमने आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि स्ट्रेस तो जिंदगी का एक हिस्सा है ना, एक नॉर्म है, हमारी जिंदगी में स्ट्रेस आना ही आना है। और जब स्ट्रेस आता है तो फिर कई दफा हम हार्श हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि टर्बुलेंट टाइम होता है और इसमें हमारा फिर रिलेशनशिप भी जो है वो हिचकोले खाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने फिर देखना है कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन से होते हैं। तो स्ट्रेस से होता है ना, क्योंकि वो क्या करेगा कि कहीं से भी आ रहा है ना, तो समझें कि वो दीमक की तरह हमारी कम्युनिकेशन को खाना शुरू कर देगा और हमारे दरमियान एक अजीब से बैरियर्स खड़े कर देगा, जिसकी वजह से हमें ना एक दूसरे की इंटेंशन से ही नजर आएगी और हमारे जो मैसेजेस हैं वो भी ना, ये जैसे हम कहते हैं ना, आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है, उस तरह से आनी शुरू हो जाती है कि हमें बात ही नहीं समझ आती। और स्ट्रेस के साइन क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, हम बात समझ नहीं पा रहे, या ये कि जो बात की जाती है, जो भी बात हो रही है, उसकी हम नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी हम ऐसे साइंस पिक करें कि भी ठीक ठाक रिलेशनशिप था लेकिन अब ये चुड़ 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 शुरू हो गई है, तो वहां पे क्या करना होता है, वहां पे सबसे पहले हमने जो भी चीज हमें स्ट्रेसफुल कर रही है, हमने उसको डील करना होता है, उसके बारे में हमने सोचना होता है। जैसे बच्चा है, एक खातून से वो नहीं संभाला जा रहा, वो परेशान है, तो उसको समझना है। ससुराल में रह रही है तो उसको समझना है। हस्बैंड है, उसके जॉब के चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको समझना है। हस्बैंड है, उसके घर वाले उसको कहते हैं अपनी बीवी को ये समझाओ, ये समझाओ, ये करो, वो एक और तरीके से रहना चाहता है, घर वालों को एक और तरह का प्रेशर है, उसको वो समझना है। कोई बीमार है, कोई और ऐसा चैलेंज है, तो हमने उस स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि वो नहीं तो जो अंडरलाइंग स्ट्रेस है ना, वो हमारी कम्युनिकेशन को खराब करता चला जाएगा। इसके साथ साथ जब तक हम उस स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने क्या करना होता है कि अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना होता है। यानी समझे कि अब उसको डिफरेंट थर्मोस्टेट पे लेकर आना होता है। उसमें क्या करना होता है, लिसनिंग ज्यादा बढ़ा देनी होती है। फिर हमने क्या करना होता है, अपने आप को काम रखना होता है, और ज्यादा काम और ज्यादा क्लियर करना शुरू करते हैं। और इमोशनल एग्जिट्स लेते रहें। जब आपको लगे कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए कोई और एक्टिविटी करना शुरू कर दें, रादर देन कि आप हर वक्त रिमिनेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब क्या मसला है, अब क्या मसला है, अब मैं किसको कैसे ठीक करूं। और कुछ सपोर्टिव किस्म के जो सिस्टम्स हैं ना, उनमें चले जाएं। जैसे अपनी नमाजों को बढ़ा दें, अपने नवाफिल बढ़ा दें, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, कुछ हेल्दी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ ऐसे लेक्चर्स, ऐसी जो टॉक सुनना शुरू कर दें जो आपको समझाती हैं कि कैसे आप अपने इन मसलों को जो है हल करें। इससे क्या, कोई अपनी हॉबी जो है उसको बीच में लेकर आए, और खाली अकेले नहीं, जॉइंट कोई ऐसी जो एक्टिविटीज हैं आप उनको भी बीच में लेकर आ सकते हैं। उससे क्या हो जाता है कि फिर दोबारा से आपके अंदर वो एम्पैथी आनी शुरू हो जाती है और आपका एक लेवल ऑफ अवेयरनेस आपस के रिलेशनशिप का बढ़ जाता है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आए कि आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं, इसकी वजह से ये मसले हमारे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि स्ट्रेस की वजह से अपने रिलेशनशिप को जाया नहीं होने देना। और इसमें आप क्या करते हैं कि स्ट्रेस के सिग्नल्स को, अपने सिग्नल्स को पकड़ना शुरू कर दें कि कहाँ कहाँ पे मुझे मसला हो रहा है, और फिर अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करें। यानी फर्ज करें ओवरऑल घर में कुछ स्ट्रेस है ना, तो दोनों अपने अपने पॉइंटर्स लिखें और एक दूसरे को शेयर करें कि मैंने ये नोटिस किया है कि मैं इस वक्त ये कर रही हूँ, हस्बैंड की अच्छा मैं ये कर रहा हूँ। फिर दूसरे से पूछें कि तुम्हें इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है, और अगर दूसरा पार्टनर बताता है कि आप तो ये भी कर रहे हैं, तुम तो ये भी कर रही हो, फिर हम उसको समझें हम कि अच्छा, इससे तो हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं और उसको मैंने अब कैसे ठीक करना है। फिर ये कि हम स्ट्रेस का आपस में कम्युनिकेशन प्लान भी बना सकते हैं कि हमने एक दूसरे को कब सिग्नल देना है कि भाई मेरी इस वक्त हालत अच्छी नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो, रादर देन कि हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाएं। और इसी तरह कुछ स्ट्रेटजीज हम बनाएं कि कैसे हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के लिए उस टाइम पे बेस्ट सपोर्ट बन सकते हैं, और किस तरह से हम एक दूसरे को कोई सपोर्ट सिस्टम जो है अच्छा सा वो दिलवा सकते हैं, जिसकी वजह से ये है कि बजाय इसके कि हम आपस में उलझें, जो चीज हमें तंग कर रही है हम उसकी तरफ तवज्जो दें। तो अब देखें, ये बहुत बड़े बड़े की माइलस्टोन्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनको हमने अडॉप्ट करना है। यानी नॉर्मल कन्वर्सेशन, वो कम्युनिकेशन, नॉर्मल हालात हैं तो उसमें हमारी कम्युनिकेशन कैसे हो, डिफिकल्ट कोई कन्वर्सेशन करनी है तो वो कैसी हो, स्ट्रेस आ गया है और उसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं तो तब हमारी कम्युनिकेशन कैसी हो। इन सब फैक्टर्स को आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मुझे उम्मीद है कि आपके रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करना शुरू करेंगी।
जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर साहिबा, बहुत सारा प्यार हम सबकी तरफ से और बहुत सारी दुआज़ इवन इन द चैट मैं देख रही थी माशाल्लाह लोगों ने आपके लिए बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस छोड़े हैं, ज़रूर देखिए उसको। और बाकी आपने बहुत ही अच्छे से आज और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया हमें, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर काइंडनेस। और तमाम ऑडियंस के लिए भी बहुत सारी दुआज़। आप लोगों ने इतने सब्र का मुज़ाहिरा किया और बहुत सारे लोगों के सवालात हम नहीं ले पाते, तो उनसे हमारी गुज़ारिश है कि नेक्स्ट संडे में इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट एपिसोड होगी विद न्यू टॉपिक, तो आप कोशिश करें उसमें अपने सवालात को लेकर आएँ, इंशाल्लाह बिल खैर। और जो कुछ सीखा है, मेन थिंग इज़ अक्सर हम कहते हैं कि हमें बस फ़ौरन से पता चले बात और हम अमल की कोशिश भी ना करें और सब्र भी ना करें और फ़ौरन से उसके आउटपुट हमें मिल जाएँ, ऐसा नहीं होता। तो सब्र के साथ, दुआज़ के साथ, जैसे एक सिस्टर ने अपना शेयर भी किया एक्सपीरियंस, तो हमें ऐसी स्टोरीज़ से लर्न करना है और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह बिल खैर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।